गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। गांधी जी के आंदोलन कर रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भारत छोड़ो आंदोलन के अर्थ, उसका स्वरूप और उसके कारण बताए थे। आज हम लेंगे उसका आंदोलन के उद्देश्य, प्रसार, महत्व, परिणाम और असफलता के कारण। तो पहले हम ले रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य था भारत से विदेशी सत्ता का अंत करना। दूसरा, भारतीयों को किसी भी प्रकार के संकट के लिए जागरूक तथा सशक्त बनाना। तीसरा, विदेशी सत्ता को समाप्त कर देश में सांप्रदायिक एकता स्थापित करना। चौथा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सभी देशों में शोषित लोगों के लिए नैतिक तथा धार्मिक नेतृत्व स्थापित करना। पांचवा, एशिया के सभी औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना। अब हम लेंगे आंदोलन का आरंभ और उसका कार्यक्रम। 8 अगस्त 1942 की रात्रि को ही गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु सरकार का इरादा न तो कांग्रेस के साथ समझौता करने का था और न ही वह आंदोलन के औपचारिक रूप से प्रारंभ होने का इंतजार करना चाहती थी। सरकार इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही जन आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही थी। 9 अगस्त को प्रातः एक ही झटके में कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें अज्ञात स्थानों को पहुंचा दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार युद्ध प्रारंभ होने के समय से ही इस दमनकारी अभियान के लिए तैयार थी। अब हम लेंगे आंदोलन के चरण। 9 अगस्त को प्रातः ही कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियों की खबर समस्त देश में फैल गई और खबर फैलने के साथ ही देश में जन आक्रोश की लहर सृजित हो गई। 9 अगस्त 1942 के हरिजन अंक में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने और ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाने के तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। इसके अलावा बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक से पूर्व मद्रास, उत्तर प्रदेश और बिहार की कांग्रेस ने आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी के विचारों पर आधारित कुछ निर्देश जारी किए थे, जो आंध्र तथा तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने भी व्यक्त किए थे। वे इस प्रकार से हैं। प्रथम चरण, इसके अंतर्गत पहला, आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन। दूसरा, नमक बनाना। और तीसरा, गैर कानूनी सभाओं की खुल्लम खुल्ला सदस्यता करना। दूसरा चरण, इसके अंतर्गत पहला, वकील अपना कार्य छोड़ दे। विद्यार्थी अपने विद्यालय और महाविद्यालय छोड़ दे। तीसरा, जज अदालती तलबी छोड़ दे। और चौथा, सरकारी कार्यकर्ता अपना पद त्याग दे। तीसरा चरण, इसमें था मजदूरों की हड़ताल। चौथा चरण, इसमें पहला था विदेशी वस्त्र का परित्याग। दूसरा, शराब की दुकानों का बहिष्कार। और तीसरा, विदेशी मुद्रा का व्यापार में बहिष्कार। पांचवा चरण, इसमें पहला था गाड़ियां अवरुद्ध करना। दूसरा, बिना टिकट रेल यात्रा करना। और तीसरा, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटना। छठा चरण, इसमें पहला था कर न देना। दूसरा, फौजों की गतिविधियों को अवरुद्ध करना। और तीसरा, आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन स्थगित न करना। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने 13 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वे 13 सूत्र निम्न थे। पहला, सारे देश में हड़ताल शांतिपूर्वक चलाई जाए। हड़ताल गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बनाए जाने के विरुद्ध होगी। दूसरा, सभी गांवों और शहरों में भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश पहुंचाने के लिए सभाएं आयोजित करना। सभाओं पर सरकार द्वारा लगाई किसी भी रोक का जनता विरोध करेगी। तीसरा, नमक बनाने पर सरकार द्वारा रोक लगाने पर उसका विरोध करना। चौथा, हमारा उद्देश्य समस्त देश में अहिंसात्मक तथा असहयोग आंदोलन चलाना है। पांचवा, विद्यार्थियों को इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे तथा नेताओं के बंदी बनाए जाने पर उनका स्थान ग्रहण करेंगे। छठा, सभी सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दें। जो त्यागपत्र न दे वे भी सरकारी आज्ञाओं की भी अवज्ञा करें। सातवां, नरेशों को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। आठवां, सेना में प्रत्येक सैनिक अपने को प्रथम कांग्रेसी समझे तथा उन सभी आदेशों का उल्लंघन करे जो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचावे। 9th, अहिंसात्मक आंदोलन में नारियों को भी भाग लेने का निर्देश दिया गया। 10th, प्रत्येक नर और नारी
करो या मरो अर्थात डू और डाई का नारा अपने जीवन का उद्देश्य बनाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता या इसके संघर्ष में बलिदान देने की भावना बहुत प्रबल हो जाएगी। 11th, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी तथा ईसाई इस आंदोलन में भाग लेंगे। 12th, गांधी के बंदी होने के उपरांत प्रत्येक भारतीय इस आंदोलन का नेतृत्व करे। और 13th, यदि लाखों लोग चरखा चलाएं तो हर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त बनाएगा। अतः स्पष्ट है कि 8 अगस्त की रात्रि को तो कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बना सकी, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेसी नेताओं से हुई बातचीत में कहा कि वे आंदोलन को गांधी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलाएं। तो ये थे गांधी जी के 13 सूत्री कार्यक्रम। अब हम लेंगे आंदोलन सरकार की दमन नीति। कांग्रेस महासमिति की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद 8 अगस्त 1942 को अर्धरात्रि के समय समाप्त हुई थी और 9 अगस्त को सूर्योदय होने से पूर्व ही गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं को बंबई में गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए जनता पर अत्याचार किए। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी से जनता नेतृत्वहीन हो गई और गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए जनता को करो या मरो का नारा दे। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जनता को करो या मरो अर्थात डू और डाई का नारा दिया। कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 12 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए गए। अब है आंदोलन का स्वरूप। 1942 के आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की गई थी और न आंदोलन के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह एक स्वाभाविक जन आंदोलन था जो मुख्यतः विद्यार्थियों, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। श्रमिकों ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरा। आंदोलन की प्रथम अवस्था 9 अगस्त 1942 से लेकर 3 या 4 दिन तक चली। इस अवस्था में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस आदि निकाले गए। सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किए। दूसरी अवस्था में लोगों ने म्युनिसिपल भवनों, सरकारी इमारतों तथा संपत्ति पर आक्रमण किए। रेलवे स्टेशन, डाक खाने और पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर उनमें आग लगा दी। आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। इस सेना ने लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। तीसरी अवस्था सितंबर 1942 के मध्य से प्रारंभ होती है। इसमें लोगों ने पुलिस और सेना के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और संचार साधनों पर हथियारों सहित आक्रमण किए। बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांतों में कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम फेंके गए। चौथी अवस्था में आंदोलन बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 तक चला। गांधी जी को छोड़ दिया गया। लोगों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए। अब हम लेंगे आंदोलन का महत्व और परिणाम। इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों व्यक्तियों ने अदम्य साहस और सहनशीलता का परिचय दिया और सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यद्यपि यह आंदोलन अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में असफल रहा, किंतु लोगों में सरकार से मुकाबला करने की भावना उत्पन्न हुई। इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह भली भांति विदित हो गया कि यहाँ उनका राज्य कोई नहीं चाहता। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुस्लिम लीग एक दूसरे के समीप आने लगे, क्योंकि दोनों कांग्रेस के विरोधी थे। इस आंदोलन का विदेशों पर भी प्रभाव पड़ा। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि युद्ध के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में जनमत इतना प्रबल हुआ कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। अब हम लेंगे आंदोलन की समाप्ति। निस्संदेह 1942 के आंदोलन ने देशवासियों में नवीन चेतना सृजित की। इसने भारतवासियों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। जहां कांग्रेस ने इसे संगठनात्मक आधार प्रदान किया, वहीं सभी वर्गों और तबकों के लोगों ने इसे सामाजिक आधार प्रदान किया। इस आंदोलन ने भारत में विराट उथल पुथल भी मचाई, किंतु इसे किसी क्रांतिकारी विचारधारा की उपज नहीं कहा जा सकता। इस आंदोलन के दौरान या इसकी समाप्ति पर देश में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हुई। गांधी जी ने भी सरकार की अमानुषिक
अमानुषिक दमनात्मक नीति की कटु आलोचना की और सरकार को पत्र लिखकर हिंसात्मक कार्यों के लिए सरकार को दोषी ठहराया। इसके साथ ही समस्त बंदियों को रिहा करने को भी कहा। 10 फरवरी 1943 को उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। उन्होंने 7 मार्च को सफलतापूर्वक उपवास समाप्त किया और उनकी बिगड़ती दशा को देखकर 6 मई 1944 को उन्हें आगा खां महल से मुक्त किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1942 के आंदोलन के फलस्वरूप हमें कुछ नहीं मिला। यह सब होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि आंदोलन भारत में दीर्घ काल तक चलने वाले साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के अंतिम शिविर से पहले का दौर है, जिसमें राज्य सत्ता क्रांति के किसी विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण में हस्तगत नहीं की जाती, अपितु एक सुदीर्घ राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसमें जन संघर्ष का मुख्य क्षेत्र जन समूह ही होता है। यह आंदोलन तत्कालिक लक्ष्य की प्राप्ति में अवश्य असफल रहा, पर शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चिंतित अवश्य बना दिया और चंद वर्षों में ही अंग्रेजों को भारत से अलविदा लेनी पड़ी। अब हम लेंगे आंदोलन की असफलता के कारण। पहला कारण है योजना व कार्यक्रम का अभाव। आंदोलन की असफलता का कुछ भी कारण रहा हो, परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस आंदोलन के संचालन के प्रारंभ में कांग्रेस के उच्च कोटि के नेताओं ने अपनी दयनीय दूरदर्शिता का परिचय दिया। गांधी जी इसकी कल्पना भी नहीं कर सके कि वे रात्रि को ही वे कांग्रेस के सारे नेताओं के साथ बंदी बना लिए जाएंगे। उधर अंग्रेजों को भारत छोड़ने का चैलेंज दे दिया और इधर भारतीयों से कह दिया कि यह हमारी आज़ादी की अंतिम लड़ाई होगी। इससे या तो हम कुछ कर गुजरेंगे या मर मिटेंगे। परंतु इस महान क्रांति के लिए क्रांति के कर्णधारों ने न तो कुछ योजना ही बनाई और न आंदोलनकारियों के समक्ष कोई कार्यक्रम ही प्रस्तुत किया था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का क्रूर दमन। यह सत्य है कि युद्ध में क्रांति के समय अंग्रेजी फौजें पद पद पर मात खा रही थी। उन्हें हर मोर्चे पर पीछे हटना पड़ रहा था। फिर भी उनके पास गोला बारूद और अन्य शस्त्रों की कमी नहीं थी। प्रदर्शनकारी निहत्थे थे। उधर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के नारों अंग्रेजों भारत छोड़ो करेंगे या मरेंगे से भयभीत थे। सरकार ने इसे 1857 के विद्रोह के समान ही समझते हुए इसके दमन की तैयारी की। दमन इतना अमानुषिक व आतंककारी था कि भारत के आम स्त्री पुरुष उससे भयभीत हो गए। केवल युवा वर्ग ही अंग्रेजी सैनिकों व पुलिस का सामना कर सका। अगला कारण है नेता का अभाव। युद्ध व क्रांति की सफलता सुनेतृत्व पर निर्भर करती है। नेपोलियन अपने सैनिक अभियानों में क्यों सफल रहा? क्योंकि वह एक सफल सेनानायक था। परास्त होता हुआ भी इंग्लैंड दूसरे विश्व युद्ध में कैसे विजय हो गया, इसके प्रत्युत्तर में चर्चिल का सफल नेतृत्व आता है। इसीलिए युद्धोपरांत वह इंग्लैंड का रक्षक कहा गया। परंतु यहाँ मामला इसके विपरीत था। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने नेतृत्व का भार गांधी जी को सौंप दिया। गांधी जी सभा में उपस्थित भारतीयों को अंतिम संघर्ष के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और उधर वायसरॉय से समझौते के लिए पत्र व्यवहार की तैयारी कर रहे थे। स्पष्ट है कि वे क्रांतिकारियों को सफल नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते थे। अगला कारण था भारतवासी निशस्त्र थे। 1942 में भारतवासियों के पास कोई शस्त्र नहीं थे। आज की भांति उस समय वे हथगोला भी बनाना नहीं जानते थे। अतः वे अंग्रेजों की गोलियों का जवाब ईंट और पत्थरों से ही देते थे। प्राचीन अनेक युद्धों में भारतीयों की पराजय के प्रमुख कारण यहाँ के पुरातन लड़ने के तरीके ही बताए जाते हैं। वही बात 1942 की क्रांति में घटी। अतः शस्त्रों के अभाव में क्रांतिकारी निर्दयी ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय पुलिस का सामना नहीं कर सके। अगला कारण है असफलता का चर्चिल का प्रधानमंत्री होना। चैम्बरलेन के त्यागपत्र के उपरांत चर्चिल का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाना इस क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण बनना। चर्चिल अनुदारवादी व पक्का साम्राज्यवादी था। वह भारत की स्वतंत्रता का पक्षधर कभी नहीं रहा। भारत की स्वतंत्रता को वह ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन का मूल कारण मानता था। इसीलिए भारत के स्वतंत्र होने पर वह लॉर्ड माउंटबेटन से कभी नहीं बोला, क्योंकि वह उसे भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने वालों में प्रमुख व्यक्ति समझता था। अगला कारण है अन्य राजनीतिक दलों से सहयोग न मिलना। गांधी जी ने इसे आज़ादी की अंतिम लड़ाई बताई थी और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इसका उद्देश्य कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करना नहीं, वरन समस्त देशवासियों के लिए आज़ादी हासिल करना है। फिर भी मुस्लिम लीग आंदोलन में सहयोगी नहीं बनी।
मुसलमानों के असहयोग के कारण आंदोलन की सफलता को महान आघात पहुंचा। इसी प्रकार हिंदू महासभा, साम्यवादी दल और हरिजनों का भी विशेष सहयोग नहीं मिला। अगला कारण है सरकारी उच्च अधिकारियों का सरकार समर्थक बना रहना। ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के मंसूबों का पूर्वाभास था। इसमें गुप्तचर उनकी सहायता कर रहे थे। आंदोलन आरंभ होने पर पुलिस तथा पुलिस अधिकारियों ने दमन में सरकार का पूरा साथ दिया। भारत के युवकों को गोलियों से भूनते हुए किसी भारतीय पुलिस अधिकारी का दिल नहीं पसीजा। इसी प्रकार की कार्यवाही सैनिक करते रहे। परिणामतः सरकार को आंदोलन दबाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये थे आंदोलन की असफलता के कारण। अब हम लेंगे आंदोलन का मूल्यांकन। यह सत्य है कि 1942 का आंदोलन अंग्रेजों को उस समय में भारत से निष्कासित करने में सफल नहीं हुआ, तथापि इसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा महत्व है। असफल रहते हुए भी यह आंदोलन राष्ट्रीय विकास में व भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इसकी व्यापकता ने ब्रिटिश सरकार को एहसास करा दिया कि अब वह भारत में बहुत अधिक नहीं टिक सकती है। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना था और उसके लिए हिंसा तथा प्रशासनिक मशीनरी की तोड़फोड़ को साधन रूप में अपनाया गया। ये जनता में उत्पन्न नए उत्साह तथा गरिमा का सूचक था। स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिला दी तथा उसे भारतीय राष्ट्रवाद से परिचित करा दिया। इसने विश्व के महान साम्राज्यवादी इंग्लैंड को स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भारत विदेशी सत्ता को सहन नहीं करेगा। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन।